नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। सुनो यूपी की शुरुआत लखीमपुर से आई बड़ी खबर के साथ। लखीमपुर में सीएमओ पर बदसलूकी का आरोप लगा है। सीएमओ पर गाली गलौज का आरोप लगा है। पत्रकारों के सवाल पूछने पर सीएमओ भड़क उठे हैं। रिकॉर्डिंग के दौरान मोबाइल फोन पर मारा हाथ। शराब के नशे में धुत होकर अस्पताल जाने का आरोप लगा है। बड़ा आरोप। पत्रकारों के साथ सवाल पूछने पर भड़क उठे सीएमओ। नशे में धुत होने के बाद अस्पताल जाने का आरोप। लखीमपुर के सीएमओ का ये वीडियो। हाँ, सही बात है। बहुत सही सीएमओ साहब, इसीलिए जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत लचर है। तो लखीमपुर खीरी सीएमओ का वीडियो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इनके ऊपर बदसलूकी का आरोप है। बताया जा रहा है कि नशे की हालत में अस्पताल पहुंचे थे, ड्यूटी पर थे। उसके बाद जब बाहर निकले, पत्रकारों से घिर गए तो सवालों के जवाब पर भड़क उठे। शराब के नशे में ऊपर से मोबाइल देख रहे हो? ये देखिए, दो लोग हैं जो सीएमओ को सहारा दे रहे हैं। चलने के लिए उनको गाड़ी तक लेकर गए और यहाँ पर तमाम लोगों का गुस्सा सामने आ गया। क्या लगता है क्या हुआ था अभी यहाँ पे? क्या हो गया सर? क्या हो गया सर? कोई बातचीत हुई आपसे? पत्रकार का फोन छीन, पत्रकार के फोन में हाथ मार दिया। यहाँ पे लोग चंदा मांगने आते हैं, चंदा नहीं देते, इसलिए तो होता है। हाँ, सही बात है। सर काहे के लिए? शराब के लिए क्या? नहीं, काहे के लिए सर? विज्ञापन और फालतू बातों के लिए। अच्छा सर, इधर आओ किनारे। नौकरी कर रहे हो? फोन में हाथ मारेंगे, फोन फेंक देंगे हैं? हमारी माँ की गाली देंगे सर। क्या पूछ रहे हो? ये माँ की गाली देंगे सर। क्या पूछ रहे हो? ये सर माँ बहन की गाली। क्या पूछ रहे हो? माँ बहन की गालियाँ देंगे आप? नहीं, माँ बहन की गालियाँ देंगे आप? सीएमओ साहब, ये हम तो शराब के नशे में पर से मोबाइल सर ऊपर से मोबाइल देख रहे हो? हैं? क्या हो गया सीएम साहब? बहुत सही सीएमओ साहब, इसीलिए जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत लचर है। सर क्या लगता है क्या हुआ था अभी यहाँ पे? क्या हो गया सर? क्या हो गया सर? कोई बातचीत हुई आपसे? पत्रकार का फोन छीन, पत्रकार के फोन में हाथ मार दिया। चलिए, ज्यादा जानकारी सहयोगी नवीन अवस्थी के पास है, उनसे ही पूछते हैं कि नवीन, ये कैसी तस्वीरें हैं? सीएमओ है, ये ठीक से चल नहीं पा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बता देते हैं कि ये कल का मामला है जब जो पुलिस के उपाधीक्षक का एक्सीडेंट हो गया था, वहां पर ये गए थे सीएमओ, और वहां पर जब पत्रकारों ने सवाल किया तो वो लड़खड़ा गए, क्योंकि वो पहले से ही शराब जबरदस्त पिए हुए थे। जैसा कि तस्वीर में देखा जा सकता है, शराब के नशे में वो पहुंचे थे। पत्रकारों से सवाल पूछने पर वो बौखला गए और कई साथियों का जो है पत्रकारों का मोबाइल भी छीन लिया। गलौज पर आमादा हो गए। इस प्रकार से बहुत ही निंदनीय है कि किस प्रकार से शराब के नशे में ही ड्यूटी पर पहुंच रहे हैं। कब का है ये वीडियो? कल रात का वीडियो है ये? जी, कल ये शाम का लगभग 8-9 बजे का वीडियो है, जब सीओ पुलिस उपाधीक्षक का एक्सीडेंट हो गया था और तो पूरे सब आला अधिकारी भी वहां पर पहुंचे थे। और तस्वीर में देखा जा सकता है कि सीडीओ उनको पकड़ करके लेके जा रहे हैं। फिर रास्ते में उनको छोड़ा, अन्य उनके साथी करते हैं किसी तरीके से कार में बैठा रहे हैं। उनके चलने की क्षमता नहीं है और वो किस तरीके से। ठीक है नवीन, शुक्रिया। देखते हैं अब इस वीडियो के आगे जाने पर किस तरीके का एक्शन लिया जाता है या नहीं लिया जाता। ये तमाम चीजें आने वाले वक्त पर निर्भर करती हैं। शुक्रिया नवीन जानकारी के लिए। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये लखीमपुर के सीएमओ हैं। स्वास्थ्य महकमा इनके कंधों पर है, लेकिन कंधे और कदम का ताल बिगड़ा हुआ है। नशे की हालत में पहुंचे थे अस्पताल, और ऐसे में जब पत्रकारों ने इन्हें घेर लिया तो पत्रकारों पर भड़क उठे, मोबाइल छीना। यहां पर बस साथियों ने, इनके साथ मौजूद लोगों ने इन्हें कार तक छोड़ा किसी भी कंडीशन में, तब जाकर ये आगे बढ़े। आइए आगे बढ़ते हैं। आजम खान के मामले में आज रामपुर सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी।
अदालत के फैसले के बाद साफ हो जाएगा कि रामपुर में उपचुनाव होना है या फिर नहीं। इससे पहले कोर्ट ने बुधवार को आजम खान को 48 घंटे की मोहलत दी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने आज जारी की जाने वाली उपचुनाव की अधिसूचना पर रोक लगा दी है। आजम खान को 27 अक्टूबर को भड़काऊ भाषण देने में दोषी ठहराया गया। इसके बाद रामपुर अदालत ने इन्हें 3 साल की जेल की सजा सुनाई है। इसके बाद 28 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने खान को सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराने का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव ने कहा कि विधानसभा सचिवालय ने रामपुर सदर सीट को रिक्त करने के लिए घोषणा की है। आजम की आखिरी उम्मीद क्या है, ये भी समझते हैं। आजम की सदस्यता पर आज बड़ा फैसला आना है। सेशन कोर्ट में आजम खान की इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट को आजम की याचिका भेजी है। कल सुप्रीम कोर्ट ने आजम को बड़ी राहत दी। आजम खान की दलील ये है, उन्हें सफाई देने का मौका नहीं मिला। सजा के अगले दिन ही रद्द हो गई थी आजम की सदस्यता, ये बात भी सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर चुनाव की अधिसूचना पर रोक लगाई। सेशन कोर्ट के फैसले के बाद ही रामपुर चुनाव का ऐलान होगा। हेट स्पीच मामले में घिरे आजम खान। एमपी एमएलए कोर्ट ने इन्हें 3 साल की सजा सुनाई और इसी मद्देनजर सदस्यता रद्द होने की घोषणा के बाद ये उपचुनाव के लिए पूरी कवायद शुरू हुई थी, लेकिन इस पर फिलहाल रोक लगी हुई है। आइए समझते हैं कि किस तरीके से कानूनी दांव पेच आज सामने आ सकते हैं। हमारे सहयोगी उबैदुर रहमान रामपुर से सीधा जुड़ेंगे। क्या लग रहा है उबैदुर, आज जो ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से राहत मिली है, इसे लेकर के किस तरीके की दलीलों पर बातचीत चल रही है? देखिए, इसमें मैं बताऊं कि आजम खान को जो मौका मिलना चाहिए था मुकदमे के खिलाफ अपील में जाने का, वो नहीं दिया गया और इसी को सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकल फॉल्ट माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी जल्दबाजी क्यों हुई, तो इसलिए आज जो सेशन कोर्ट है वो ये तय करेगी आज में कि आजम खान को जो सज़ा हुई है, क्या उसमें आजम खान अगर उसमें अपील की है आजम खान ने, वो चाहेंगे कि उनकी जो सज़ा है उस पर रोक लगे। तो अगर सेशन कोर्ट आजम खान को कोई राहत आज देता है तो फिर जो है चुनाव वो रुक सकते हैं रामपुर के। फिलहाल चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अगले आदेश तक जो चुनाव प्रक्रिया थी उसे रोक दिया है और आज जब सेशन कोर्ट ये फैसला ले लेगा आजम खान को कि उनको स्टे देना है या उनकी सज़ा में कोई कमी करनी है या फिर सज़ा एज इट इज़ बरकरार रहनी है, तो अगर सेशन कोर्ट आजम खान के हक में कोई फैसला देता है और 2 साल से कम की कर देता है सज़ा को, 3 साल वाली सज़ा को, तो आजम खान को राहत मिल सकती है, तो वो विधायक रह जा सकते हैं। लेकिन अगर उनकी जो स्टे की एप्लीकेशन है उसको अगर खारिज कर देता है सेशन कोर्ट, तो उसके बाद आजम खान के पास रास्ता होगा हाई कोर्ट जाने का। लेकिन उसके बाद जो है चुनाव की प्रक्रिया दोबारा शुरू हो जाएगी, यानी कि चुनाव पर रोक नहीं लगेगी। लेकिन अगर आज आजम खान को सेशन कोर्ट का रुख क्या रहता है, वो रुख ही है जो बहुत कुछ निर्धारित करेगा। शुक्रिया, आप नजर बना करके रखिएगा उबैदुर। तो आजम खान पर सेशन कोर्ट में आज सुनवाई का दिन है। आगे बढ़ेंगे, शामली से खबर है, स्कूल बस और ट्रक की भिड़ंत की खबर। भिड़ंत में चालक परिचालक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। पानीपत खटीमा मार्ग के फतेहपुर के पास ये हादसा हुआ है। बड़ी खबर शामली से, भिड़ंत में चालक परिचालक गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें रेफर करना पड़ा है। स्कूल बस और ट्रक की टक्कर हुई है। शामली से ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये ट्रक स्कूल बस से टकराया है। चालक परिचालक गंभीर रूप से घायल हैं, इन्हें हायर सेंटर रेफर करना पड़ा है। पानीपत खटीमा मार्ग के पास फतेहपुर ये हादसा सामने आया है। भयंकर हादसा, आप देखिए बस की हालत, स्कूल बस है ये। ट्रक से टक्कर के बाद ड्राइवर और कंडक्टर बुरी तरीके से जख्मी हैं, इन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। शामली से ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पानीपत खटीमा मार्ग के पास फतेहपुर से ये तस्वीरें हैं, जहां स्कूल बस और ट्रक की भिड़ंत हुई है। स्कूल बस के परखच्चे उड़ चुके हैं। ड्राइवर कंडक्टर बुरी तरीके से घायल है, जिन्हें हायर सेंटर रेफर करना पड़ा है। समझा जा सकता है जैसी हालत बस की है, ऐसे में ट्रक की टक्कर के बाद बस के परखच्चे उड़ चुके हैं। बस में सवार ड्राइवर कंडक्टर की हालत गंभीर बताई जा रही है। हायर सेंटर रेफर करना पड़ा है उन्हें। और यह एक्सीडेंट हुआ है पानीपत खटीमा मार्ग पर फतेहपुर के पास। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये स्कूल बस है जिसे आप देख रहे हैं।
पहचान पाना मुश्किल है। टक्कर के बाद इतनी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त है ये स्कूल बस। आइए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी पंकज प्रजापति फोन लाइन पर मौजूद है। पंकज, स्कूल बस खाली थी क्या बस, और एक्सीडेंट के बाद अभी ड्राइवर कंडक्टर की क्या कंडीशन है? जी आपको बता दिए, थाना बावरी थाना क्षेत्र के संस्कीर्ति स्कूल का मामला है, जहां पर स्टाफ को लेने के लिए शामली आ रही थी बस। तो रास्ते में फतेहपुर के पास ही वहां पर ट्रक और बस की भिड़ंत हो गई, जिसके बाद ड्राइवर की हालत नाजुक है। फिलहाल उसका निजी अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि खाली बस होने की वजह से ये हादसा जो बचा है, क्योंकि इसमें बच्चे नहीं थे, जिसकी वजह से बड़ा हादसा होने से बच गया है। बिल्कुल पंकज, ये समझा जा सकता है। गनीमत बस इतनी रही कि स्कूल बस में बच्चे नहीं सवार थे, वरना एक्सीडेंट और कितना भयावह होता है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। शुक्रिया पंकज जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। मेरठ से खबर है, बागपत हाईवे पर दर्दनाक हादसा हुआ है। ट्रक से टकरा करके ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने की खबर है। इस हादसे में एक शख्स की मौत हुई है, 4 लोग घायल हैं। गंगा स्नान करके ट्रैक्टर से ये श्रद्धालु लौट रहे थे। गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेले से धिकोली लौट रहे थे ये सभी लोग। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। सिंगावली अहिर थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली से ये श्रद्धालु लौट रहे थे। गढ़मुक्तेश्वर से गंगा स्नान करके लौट रहे थे। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव आज चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट में नाम काटे जाने के सबूत सौंपेंगे। केंद्रीय चुनाव आयोग ने 27 अक्टूबर को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें अखिलेश यादव को विधानसभा चुनाव के बाद जो उन्होंने आरोप लगाया, केंद्रीय चुनाव आयोग ने उनसे जवाब तलब किया। विधानसभा में करीब 20,000 मुस्लिम और यादव मतदाताओं के वोट काटे गए, ये आरोप था अखिलेश का। इसी आरोप को लेकर के सबूत दस्तावेज के साथ पेश करना है आज। केंद्रीय चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव से कहा कि अगर आपके पास ऐसी जानकारी है तो सिलसिलेवार तरीके से पूरी जानकारी दीजिए। ऐसे में आज अखिलेश यादव किस तरीके के सबूत के साथ आते हैं, समझते हैं हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी से। विवेक, ये बताइए कि इतने बड़े पैमाने पर 20,000 मतदाताओं का वो जो जिक्र कर रहे हैं, इसके क्या माकूल सबूत, क्या लिस्ट, क्या दस्तावेज, डॉक्यूमेंट है अखिलेश के पास? ऐसी कोई इनपुट? इसमें नेता अखिलेश यादव ने अपने सभी जो हारे और जीते प्रत्याशी हैं, इसके अलावा जो निवर्तमान जिलाध्यक्ष महानगर अध्यक्ष हैं, उनको निर्देश दिए थे, सभी बड़े नेताओं को निर्देश दिए थे। 2 पन्ने का एक फॉर्म भी जारी किया था, जिसमें सारा ब्यौरा भरना था और शपथ पत्र भी भरना था। देखिए, मतदाता सूची से नाम काटने की एक वजह हो सकती है, या तो जो वोटर है उसकी डेथ हो गई हो, या फिर उसका जो विधानसभा क्षेत्र है वो शिफ्ट हो गया हो, किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र में रह रहा हो। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में ऐसा नहीं हुआ। जो इन लोगों ने फॉर्म भरे हैं, भरवाए हैं लोगों से और सौंपे हैं यहाँ पे, उसमें शपथ पत्र भी लगे हैं। यानी जो डिलीटेड नाम है उससे काटे गए हैं सूची से, उन नामों के पास, उन नामों के लोगों से मिलकर उनके घर जाकर सत्यापन किया गया है, भौतिक सत्यापन हुआ है, उनसे शपथ पत्र लिया गया है। ये सारे साक्ष्य, और ये 20,000 नहीं, ये संख्या बड़ी है और भी बड़ी संख्या है, क्योंकि 1,000, 1,500, 2,000, 8,000 लोग एक ही विधानसभा क्षेत्र से पाए गए हैं, ऐसा इनका दावा है समाजवादी पार्टी के नेताओं का। और आज रामगोपाल यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा। हालांकि बहुत संभावना है कि और समय मांगा जाए भारत निर्वाचन आयोग से, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि बहुत कम समय उन्हें दिया गया, सिर्फ 10 दिन 14 दिन का समय दिया गया, जो पर्याप्त नहीं था। और भी उनके पास ऐसे देखना ये होगा कि अगर ये दस्तावेज पेश कर देते हैं चुनाव आयोग के सामने अखिलेश यादव, तो आने वाले वक्त में क्या एंगल रहता है, चुनाव आयोग की तरफ से क्या कदम उठाया जाता है, ये देखना भी बहुत अहम रहेगा। आज का दिन इंपॉर्टेंट है। शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। कुशीनगर से बड़ी खबर मिल रही है, जिला अस्पताल के 2 डॉक्टर को बर्खास्त किया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। सीएमएस और फार्मासिस्ट पर भी विभागीय कार्रवाई की खबर मिल रही है। जिला अस्पताल के इमरजेंसी में फर्श पर मरीज पड़ा था। मरीज के खून को कुत्ते के चाटने का वीडियो वायरल हुआ था और इसके बाद इस पूरे मामले पर कार्रवाई हुई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी है। जिस तरीके से कुशीनगर के इस अस्पताल की वीडियो वायरल हुई थी और अस्पताल में लगातार कुत्तों के वीडियो और फोटो वायरल होने के बाद अब विभागीय कार्रवाई की खबर सामने आ चुकी है और इसकी जानकारी खुद डिप्टी सीएम, जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उन्होंने दी है। सीएमएस और फार्मासिस्ट पर भी विभागीय कार्रवाई होगी, ये भी जानकारी दी है। 2 डॉक्टर बर्खास्त किए गए हैं। जिला अस्पताल की ये तस्वीरें हैं, जहां जिला अस्पताल के भीतर कुत्तों
के घूमने का वीडियो और जो इमरजेंसी है वहां पर मरीज के फर्श पर लेटे रहने का वीडियो काफी सर्कुलेट किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। खबर यह है कथित शिवलिंग की सुरक्षा को लेकर आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। कथित शिवलिंग को संरक्षित करने का, सुरक्षा देने का जो समय है वो आज खत्म हो रहा है। 12 नवंबर समय सीमा 2 दिन बाद खत्म होगी और समय सीमा बढ़ाने और यथास्थिति रखने की मांग वाली अर्जी है। बता दें कि 16 मई को ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में पत्थर की ये संरचना मिली थी। हिंदू पक्ष का दावा है ये शिवलिंग है, मगर हिंदू पक्ष की मांग पर कोर्ट ने शिवलिंग मिलने वाले स्थान को सील करा दिया। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के संरक्षण की समय सीमा बढ़ाने और यथास्थिति कायम रखने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी का। अविनाश, ये बताइए कि किस तरीके से आज इस पूरे मामले को लेकर खबर आ रही है, क्या क्या दलीलें पेश की जा सकती हैं? जी बिल्कुल, इस तरह अगर बात करें जिस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हुआ था और सर्वे रिपोर्ट आने के बाद जिस तरीके से कथित शिवलिंग वहां पे मिला था तो मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको संरक्षित रखने का आदेश उस वक्त जिलाधिकारी को दिया था कि जिलाधिकारी ये सुनिश्चित करें कि शिवलिंग पर किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना होने पाए। उसी को अगर बात करें तो वो आदेश 12 नवंबर तक के लिए लागू था। उसी को लेकर के हिंदू पक्ष एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है कि जब तक पूरा मामला वाराणसी की निचली अदालत में चल रहा है तब तक उस शिवलिंग को संरक्षित रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए, उससे किसी तरीके से छेड़छाड़ ना हो। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश 12 नवंबर को खत्म हो रहा है। तो उसके बाद जिलाधिकारी की जो सुरक्षा में शिवलिंग है वो वहां से सुरक्षा हटा सकते हैं। लिहाजा इसी बात को लेकर के अब हिंदू पक्ष आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट आज इस पूरे मामले पर सुनवाई कर सकता है और जो जानकारी लग रही है या जिस तरीके से जो कानूनी दावपेच है उसके अनुसार यही लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से सुरक्षा बढ़ा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अभी भी अगर बात करें तो वाराणसी की निचली अदालत में पूरा ये मामला चल रहा है। हालांकि अगर बात करें तो उस वक्त जो जस्टिस थे वो DY चंद्रचूड़ थे, जो कि अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो चुके हैं। तो उन्हीं की बेंच पे पूरा मामला सुना गया था पिछली मर्तबा। अब देखना है कि आज किस तरीके से आगे सुनवाई होती है और हिंदू पक्ष क्या कुछ दलीलें रखता है, क्योंकि जो अब तक प्रोसीडिंग हुई है वाराणसी की निचली अदालत में उन प्रोसीडिंग की भी जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट पर अब निगाह है क्या सुप्रीम कोर्ट आगे भी संरक्षित करने का आदेश देता है शिवलिंग को या फिर कुछ नया आदेश देता है। बिल्कुल अविनाश, और ये देखना होगा कि आने वाले आज के दिन किस तरीके का कोर्ट का रुख रहता है। शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए आज सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, जैसे ही अपडेट आएगी आप तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और उनके दोनों बेटों के खिलाफ गैंगस्टर का मामला है। गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज करने के लिए डीएम दीपक मीणा को रिपोर्ट भेजी गई है। गैंगस्टर लगते ही याकूब कुरैशी की संपत्ति जब्त हो जाएगी। बेटे इमरान और फिरोज की संपत्ति को भी जब्त करेगी पुलिस। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी पर 25,000 का इनाम घोषित है। इनाम न सिर्फ याकूब पर बल्कि इनके दोनों बेटों पर भी घोषित है 25,000 का। अवैध मीट प्लांट मामले में आरोपी है याकूब एंड सन्स, लेकिन इनको पकड़ने में अभी तक कामयाबी हाथ नहीं लगी है और फिर से ये मामला गर्माता नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी सनुज का रुख करते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सनुज, फिर से एक नई हलचल दिखाई दे रही है, लेकिन अभी तक गिरफ्त में नहीं आए याकूब एंड सन्स। देखिए, पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और बसपा नेता याकूब कुरैशी की जो मुश्किलें हैं और ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इस मामले में जो पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और उनके जो दोनों बेटे हैं इमरान और फिरोज के खिलाफ जो है गैंगस्टर की संस्तुति कर दी गई है। SSP मेरठ रोहित सिंह सजवाण ने इस संस्तुति के लिए जो डीएम के समक्ष जो है वो फाइल भेज दी है और आज इसमें हो सकता है कि आज इस पर निर्णय ले लें। उनके साइन करने के बाद जैसे ही गैंगस्टर की संस्तुति हो जाती है तो फिर पुलिस याकूब कुरैशी, उनके बेटे फिरोज और इमरान के जो भी संपत्ति है जब्तीकरण की कार्रवाई शुरू की। तीनों पर 25,000 का इनाम है। याकूब कुरैशी, उनके बेटे फिरोज और इमरान पर तीनों पर 25,000 का इनाम है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि 31 मार्च में ये मुकदमा दर्ज किया गया था। हापुड़ रोड पर जो मीट प्लांट है वो अवैध रूप से चलाया जा रहा था, अवैध रूप से उसका संचालन किया जा रहा था और जब पुलिस प्रशासन ने कई विभागों की टीम के साथ छापा मारा तो तब जाकर पता लगा कि बाहर से मीट प्लांट बंद था और अंदर जो मीट प्रोसेसिंग यूनिट है वो भी चल रही थी। बड़ी मात्रा में मीट भी वहां पर मिला था और उसके बाद याकूब कुरैशी, उनके बेटे इमरान सहित 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि याकूब कुरैशी को भगोड़ा घोषित कर दिया गया। 25,000 रुपए का जो इनाम है वो घोषित कर दिया गया। बिल्कुल सनुज, महीने से पुलिस के गिरफ्त में तो नहीं है याकूब एंड सन्स, लेकिन हाँ उनकी प्रॉपर्टी पर जरूर कार्रवाई हो सकती है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।